आज का जो टॉपिक है हम लोग का अर्बन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रैंक साइज रूल है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछा जाता है। तो रैंक साइज रूल्स सिटी की रैंक और पॉपुलेशन के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, यानी कि उसकी जनसंख्या आकार और उसके क्रम के बीच के संबंधों को दर्शाता है। किसी भी नगर की जो जनसंख्या होती है उसके क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम जनसंख्या है तो उसका रैंक 1 आएगा, लो जनसंख्या होने पर उसका रैंक ज़्यादा आएगा। तो इसी से पता चल रहा है कि नगर की जो जनसंख्या होती है अपने क्रम की व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल होती है। जीप ने इसके लिए एक फार्मूला दिया PR इज इक्वल टू P1/R, जहाँ R जो है, PR जो है वो R रैंक की सिटी की पॉपुलेशंस, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। P1 लार्जेस्ट सिटी की जनसंख्या है और R उसका रैंक है। जैसे मान लीजिए कि हमें दूसरी सिटी की पॉपुलेशन, आदर्श पॉपुलेशंस को देखना है तो क्या होगा, P2 वहाँ लिख देंगे इक्वल टू P1/2। तो यहाँ P1 आपका 10,000, 2 से डिवाइड करिएगा आ जाएगा 5 लाख। तो 10 लाख में 2 से डिवाइड करिएगा 5 लाख आ जाएगा। इसी तरह से P3 है तो 10 लाख में 3 से डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा 3.3 लाख। इसी तरह से चौथे सिटी का 10 लाख में 4 से डिवाइड कर लीजिएगा 2.45 लाख आ जाएगा। 10वें रैंक की सिटी निकालना है, 10 लाख में 10 नंबर से भाग दे दीजिए 1 लाख आ जाएगा। तो इस तरह से जीप के फार्मूला से हम लोग एक एक्सपेक्टेड रैंक क्या आना चाहिए किसी देश के अंतर्गत वो पता चल जाता है। अब इसका अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो जनरल मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स में पर देखें तो जो रैंक साइज जो आता है वो कर्व शेप में आता है, जो अंदर की तरफ धंसा हुए आता है, कॉनकेव अपवार्ड होता है। इसमें लॉगरिथम स्केल पर देखें तो ये बिल्कुल सीधा बनता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें रैंक साइज रूल्स पर बहुत सारे विद्वानों ने काम किया है, इनकी विचारों को देखते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता फेलिक्स ओयरबैक ने 1913 में नगरों के आकार और उनके क्रम के बीच में नियमित संबंध प्रस्तुत किया। इसी तरह से HW सिंगर ने भी पेरेटो के आय वितरण नियम के आधार पर नगरों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जीके जीप ने 1949 में ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट में नगरों के आकार और क्रम के बीच संबंध की पुष्टि की। वाल्टर क्रिस्टलर और अगस्टस लॉस ने बस्तियों के कार्यात्मक संबंधों पर बल दिया तथा सेवाओं एवं कार्यों के आधार पर हायरार्की प्रस्तुत किया। मार्क जेफरसन ने 1939 में प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट दिया, जो कि इन्होंने 51 देशों के अध्ययन के आधार पर बताया कि 28 देशों में प्राइमेट सिटी की जो जनसंख्या है वह दुगनी है प्रथम सिटी की, प्राइमेट सिटी की, जो दूसरे ऑर्डर की सिटी हैं, और 18 देशों में प्राइमेट सिटी की जनसंख्या जो है वह दूसरे नगर का 3 गुना है। तो इन्होंने अपने अध्ययन में ये पाया। H.A. साइमन ने नगर आकार वितरण को अनेक यादृच्छिक विकास शक्तियों के परिणाम बताया। तो नगर आकार का जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वह कई विकास शक्तियों का रिजल्ट होता है। वाल्टर रिजॉर्ड ने बताया कि न्यूयॉर्क जो है USA का प्राइमेट सिटी है। सीटी स्टीवर्ट ने बताया कि रैंक साइज नियम की आलोचना उन्होंने किया और बताया कि यह केवल एक अनुमान है
और बड़े और विषम क्षेत्रों में अधिक उपयुक्त होता है। बीजीएल बेरी ने 1961 में बताया कि जो ये सिटी साइज डिस्ट्रीब्यूशंस है, इसमें 3 चीज़ दिखते हैं। एक रेंज साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि जीव की तरह है, प्राइमेट सिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ये मार्क जेफरसन वाला सिस्टम पर है, और इंटरमीडिएट इनके बीच की स्थिति, रैंक साइज रूल्स और प्राइमेट सिटी की बीच की स्थिति में। रोलमैन ने 1968 में अर्जेंटीना के नगरों का अध्ययन कर जीव नियम से भिन्न वितरण बताया। इसी तरह से एलिस्की ने उच्च जनसंख्या घनत्व, निम्न आय, कृषि पर निर्भरता तथा औपनिवेशिक प्रभाव को प्रधान नगर के विकास का कारण माना। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रैंक साइज रूल, क्या महत्व है इस सिद्धांत का। तो इसे विभिन्न क्रम वाले नगरों की जनसंख्या का अनुमान लगाने में सहायक होता है। नगरीय पदानुक्रम को इससे समझने में उपयोगी है, और नगरीय और प्रादेशिक नियोजन में यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रैंक साइज रूल इन इंडियन सिटीज। तो भारत में रैंक साइज रूल कितना हद तक लागू होता है, इसको कई विद्वानों ने चेक किया। जैसे एन.वी.के. रेड्डी ने 1969 में पाया क्या कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा में जब नगरीय अधिवासों का अध्ययन किया तो उन्होंने एक फार्मूला यूज किया, P1 पॉपुलेशन ऑफ द प्राइमेट सिटी, और पूरे एरिया का अर्बन सेटलमेंट निकाल लिया, टोटल पॉपुलेशंस, और 1/r से डिवाइड किया। और इस तरह से इन्होंने अध्ययन से पाया क्या कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के जो नगर हैं उसमें रैंक साइज रूल फॉलो नहीं होता, तो उनके रैंक और साइज में रेगुलर रिलेशंस नहीं मिलता। ज़्यादातर जो अधिवास हैं वो अपने एक्सपेक्टेड साइज से बड़े थे। इसी तरह से एस.आर. पाटिल ने कर्नाटका के शहरों का रैंक साइज रूल निकाले। ओम प्रकाश 1971 ने उत्तर प्रदेश में केंद्रीय स्थल जो थे यानी सिटी थे उनके अध्ययन किए, और पाए क्या कि उत्तर प्रदेश में भी रैंक साइज रूल हाईली इरेगुलर है, यानी पाया रैंक साइज रूल लागू नहीं होता। इसी तरह से B.C. दास्का ने तमिलनाडु में नगरीय प्रतिरूप का अध्ययन किया। श्रीनिवास गुप्ता ने 1982 में पूर्वी भारत के शहरों का अध्ययन कर पाया कि वो अपने शहर जो हैं अपने एक्सपेक्टेड साइज से 48.99% लार्जर थे। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग रूल्स ऑफ डेविएशन इन रैंक साइज देख रहे हैं। तो प्राइमरी डेविएशंस क्या है, जब दूसरे बड़े शहर का आकार जो है अपने सबसे बड़े शहर के आकार की अपेक्षा आधे से कम होता है, तो इसे प्राथमिक अतिक्रमण कहते हैं। प्रायः यह प्राइमरी सिटी वाले एरियाज़ में दिखता है, और इस तरह का विकासशील देशों में उदाहरण हम लोग को मिलता है। दूसरा बड़ा शहर अपने प्रथम बड़े शहर के आकार से आधे से भी कम रह जाता है। द्वितीय अनुक्रमण वाले वो देश होते हैं जब सबसे बड़े शहर की तुलना में जो दूसरे बड़े शहर का आकार आधे से अधिक होता है। इसे द्वितीय, जैसे कि जिसके लॉन्ग कॉलोनियल हिस्ट्री हैं या जो लंबे इतिहास का देश है, जो बड़े देश हैं एरिया के हिसाब से, जैसे अमेरिका वगैरह, इन सबों में ये पाया जाता है। तो ये सब हम लोग देख लिए। तो रैंक साइज रूल्स का इंडियन सिटी में हम लोग ज़रा सा देखें क्या स्थिति है। तो इंडियन सिटी में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो भारत में नगरों की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसके कारण उनके क्रम में परिवर्तन होता रहता है, किंतु यह वृद्धि सभी नगरों में समान नहीं है। भारत के 10 प्रमुख नगरों का यहाँ रैंक साइज लिया गया है। मुंबई जैसे कि
उसकी एक रैंक है, दिल्ली की 2, कोलकाता की 3, चेन्नई की 4, बेंगलुरु की 5, हैदराबाद की 6, अहमदाबाद की 7, पुणे के 8, सूरत के 9 और जयपुर के 10। ये 10 रैंक के सिटी थे। इनका एक्चुअल जो रेशियो है, जैसे कि मुंबई के बाद ये 2011 के आंकड़े पर है, अभी देखें तो दिल्ली नंबर 1 पर आ गया। तो एक्चुअल अगर हम लोग रेशियो देखें तो मुंबई का मान लीजिए 1 आ गया, वो तो P1 है, प्राइमेट सिटी है 2011 के अनुसार भारत के संदर्भ में। दिल्ली उसके जस्ट बगल में ही है, 0.886 पर होना कितना चाहिए, 0.5 पर होना चाहिए अगर रैंक साइज रूल्स अगर भारत में लग रहा है तो। लेकिन इससे पता चल रहा है कि लग नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली 0.886 है, कोलकाता 0.766 ही है, जबकि होना चाहिए 0.33। चेन्नई का 0.472 है, जबकि होना चाहिए 0.250। ऐसे ही बेंगलुरु का 0.462 है, जबकि होना चाहिए 0.200। इस तरह से देख रहे हैं कि भारत के शहरों पर रैंक साइज रूल लागू नहीं हो पा रहा, और जो भी शहर हैं वो अपने एक्सपेक्टेड से काफ़ी अधिक है। तो भारतीय नगरों पर हम लोग देख लिए, तो ये एक टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी। तो प्राइमेट सिटी क्या है, अपने देश के या प्रदेश के सबसे बड़े नगर होते हैं। ज्योग्राफर्स लोग प्राइमेट सिटी और उससे छोटे नगरों के बीच के संबंधों का अध्ययन किए। जीफ का भी हम लोग देख ही लिए कि जीफ ने बताया कि जो सेकंड रैंक के शहर होते हैं वो फर्स्ट का आधा होता है, यानी टाइम जो बड़े शहर और जो सेकंड ऑर्डर के शहर है 1 और 2 के बीच में 1/2 का रेशियो होता है। लेकिन ये जीव का जो स्टडी है, इसको मार्क जेफरसन ने ये लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था 1939 में। जब इन्होंने स्टडी किया तो पाया क्या कि एक देश में, कई देशों में ऐसा नहीं मिलता, 1/2 का रेशियो नहीं है फर्स्ट और सेकंड सिटी में। जैसे कि कनाडा में देखिएगा, मॉन्ट्रियल और टोरंटो 2 बड़े शहर, इनकी रेशियो 1:1 है। इसी तरह से यूरुग्वे के शहर है मोंटेविडियो और पायसांडू, यहाँ पर भी रेशियो जो है 17.7:1 है। तो इनके बीच में जो हम लोग देख रहे हैं कि 1:2 नहीं मिल रहा, और इससे पता चल रहा है कि अर्बन प्राइमेसी की जो लेवल है वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है। तो नगरीय प्रधानता का स्तर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। मार्क जेफरसन पर आते हैं। इन्होंने आपको पहले ही बताया था कि 51 देशों का अध्ययन किया और 28 देशों में पाया क्या कि प्राइमेट सिटी वाज मोर देन द ट्वाइस द साइज ऑफ सेकेंड सिटी, यानी कि 28 देशों में जो दूसरे नगर थे उसकी जनसंख्या है प्राइमेट सिटी का दूसरे नगर की जनसंख्या से दुगने से भी दुगना था, मोर देन ट्वाइस, यानी कि उसके दुगना से, दूसरे शहर के जो जनसंख्या उसके दुगना से अधिक था, यानी 1/2 का रेशियो नहीं लग रहा है। 18 देशों में पाया क्या कि जो दूसरा वाला शहर है उसका वो 3 गुना है प्राइमेट सिटी। तो जेफरसन के अनुसार प्रधान नगरों के अत्यधिक बड़े होने के क्या कारण हैं, जैसे कि संसाधनों और गतिविधियों का संकेंद्रण एक ही जगह हो रहा है, एक ही शहर में, कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक वहाँ पर उपलब्ध हो जा रहे हैं, महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली युवाओं का आकर्षण हो जा रहा है,
तो इसके चलते वह प्राइमेट सिटी इतनी बड़ी शहर बन गया, जो दूसरे शहर के दुगना होना चाहिए था वो दुगना से भी अधिक है उसके। कुछ में तो 3 गुना है, दूसरे शहर के 3 गुना प्राइमेट सिटी लिए हुए है। तो नगर की अवधारणा के अनुसार जब कोई एक नगर देश के अन्य सभी नगरों की तुलना में बहुत बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है तो इसे प्राइमेट सिटी कहते हैं। यह आर्थिक गतिविधियों, उद्योग, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, रोजगार का प्रमुख केंद्र बन जाता है और इस तरह से वो देश का सबसे बड़ा नगर होता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रभुत्व रखता है, उद्योग और जनसंख्या को आकर्षित करता है, रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करता है। इसमें नगरों की जनसंख्या, आकार और उनके कोटि के संबंध में चित्र अनुसार प्रतिरूप पाया जाता है। बिल्कुल कॉन्केव हो जाएगा, ये देखिए, ये कॉन्केव हो गया, नीचे की तरफ धंस गया। प्राइमेट नगर अधिक जनसंख्या, आकार तथा अन्य कोटि के नगरों में जनसंख्या आकार में तेजी से क्रमशः गिरावट आती जाती है। इसमें कोटि आकार नियम की तरफ कोई निश्चित अनुक्रम नहीं बनता। ये पूरा देखिए नीचे की तरफ दब गया। तो प्राइमेट सिटी अब समझ में हम लोग को आ गया कि वह शहर होता है जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर से कम 2 गुना बड़ा हो और आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से प्रमुख हो। तो कई देशों में प्राइमेट सिटी के उत्पत्ति के कुछ कारण पर देखते हैं, जैसे कि देश का आकार। बड़े देशों में आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीकरण होने पर वह एक प्रमुख शहर का विकास वहाँ पर हो जाता है। तो बड़े देशों में आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीकरण होने पर एक प्रमुख शहर का विकास हो जाता है। इसी तरह से सरल और आर्थिक सामाजिक ढांचा, कम जनसंख्या, निम्न प्रति व्यक्ति या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने पर किसी देश में एक प्रमुख शहर विकसित हो जाता है। जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में औपनिवेशिक, जिन देशों में औपनिवेशिक इतिहास रहा है वहाँ प्रशासन और व्यापार एक ही शहर में केंद्रित हो जाते हैं। इसी तरह से निर्यात पर निर्भरता अगर किसी देश में है, जैसे सिंगापुर वगैरह में, तो किसी देश के बंदरगाह पर वो ज़्यादा निर्भर हो जाए तो बड़ा शहर बन जाएगा। कुछ देशों में एक से ज़्यादा प्राइमेट नगर मिलते हैं। इनके बहुप्रमुखता का मुख्य कारण एक से अधिक राष्ट्रीय पहचान वाले लोगों को अलग अलग शहरों में परिलक्षित होने से, जैसे स्पेन की मैड्रिड कैस्टिलियन लोगों के लिए और बार्सिलोना कैटलन लोगों का केंद्र है, इसीलिए वहाँ पर एक से अधिक प्राइमेट सिटी है। इसी तरह का समकालिक प्रभाव जनसंख्या, आकार और दूरी के कारण पड़ता है। जैसे कि यूएसए में इतनी दूरी है कि कई शहर प्राइमेट सिटी की तरह हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन, वाशिंगटन, लॉस एंजल्स देश के बृहद आकार के कारण अलग अलग क्षेत्र के केंद्र के रूप में विकसित हो चुके हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण, जिन देशों में नगरीकरण का इतिहास लंबा होता है उनमें एक से अधिक प्राइमेट नगर मिलते हैं, जैसे कि भारत में, चीन में, सोवियत संघ में, पूर्व सोवियत संघ। जिन देशों में अधिक भाषाओं का संकेंद्रण हो, जैसे कि कनाडा में मॉन्ट्रियल फ्रेंच भाषा का केंद्र है और टोरंटो अंग्रेजी भाषा का केंद्र है, तो इस देश में भी एक से अधिक प्राइमेट सिटी वाले देश मिलते हैं। जब दो नगर समान जनसंख्या के आकार के हों तो उनका प्रतिरूप बाइनरी हायरार्की का मिलता है। तो दो शहर समान जनसंख्या है तो एक तरह से बाइनरी हायरार्की वहाँ मिल जाएगा। और जब एक कोटि के कई शहर हों तो उनका स्वप्नाकार प्रतिरूप स्टेप्ड हायरार्की मिलता है। तो इस तरह से हम लोग रैंक साइज रूल और ये प्राइमेट सिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ गए। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि जेफरसन क्या बोल रहे हैं। जेफरसन के अनुसार नगरीकरण के प्रथम चरण में जब एक नगर किसी कारणवश बड़ा हो जाता है तो वह स्वतः विकास के लिए प्रेरणा विकसित कर लेता है, वह आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बन जाता है तथा वह समीपवर्ती सभी स्थानों से उद्योगपति, बुद्धिमान व्यक्ति, स्किलफुल व्यक्ति, पूंजीपति को आकर्षित करने लगता है। यह रोजगार की सर्वोत्तम सुविधाओं का केंद्र बन जाता है। यह स्थान प्रधान नगर के रूप में इतना अधिक विकसित हो जाता है
कि अपने आसपास या समीपवर्ती क्षेत्रों को विकास रोक देता है। इस प्रकार के विकसित नगर को ही प्रधान नगर कहते हैं। तो मेरे समझ से अब ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, अब इसको आप आराम से कर लेंगे। थैंक यू।